नमस्कार, सुप्रभात। आज हम अध्याय 2 पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत आवृत बीजों में होने वाले निषेचन पश्च संरचनाओं और घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम बीज का किस प्रकार से विकास होता है, आवृत बीजों में बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं, बीज प्रसुप्ति क्या होती हैं, इसी प्रकार से फल का निर्माण किस प्रकार से होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, सत्य, मिथ्या और अनिषेक जनित फल के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आवृत बीजों में होने वाले असंग जनन एवं बहुभ्रूणिता के बारे में, और इसके अलावा हम बात करेंगे असंग जनन का क्या महत्व है इसके बारे में। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं बीज से। बीज आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। आप जानते हैं कि जब आवृत बीजों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, उस दौरान अंडाणु जो होता है वो जायगोट या युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। वह युग्मनज बाद में एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और भ्रूण जिसमें 2 बीजपत्र, एक मूलांकुर, एक परांकुर होता है। अब ये जो भ्रूण होता है, यह बीजांड के दोनों अध्यावरण आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा कवर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस बीज को प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया गया है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। आप जानते हैं कि ये जो बीज होता है यह अंडाशय की दीवार से घिरा रहता है, और वो अंडाशय की दीवार बाद में फल में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। इसकी फल की 3 लेयर हो सकती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और उसके अंदर एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, और उसके अंदर यह बीज यहाँ पर स्थित होता है। तो ये जो तीनों लेयर्स सामान्यतः होती है, यह अंडाशय की लेयर होती है जो बाद में एक फल के रूप में विकसित हो जाती है। वहीं जो बीजांड होता है वह एक बीज के रूप में विकसित हो जाता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से क्या क्या हो सकता है? बीज आवरण होंगे जो कि अध्यावरण से विकसित होते हैं, टेगमम और टेस्टा उनको क्रमशः कहा जाता है। एक भ्रूण अक्ष, उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस या भ्रूण अक्ष होती है, जिसमें भ्रूण का बीजपत्र और रेडिकिल और प्लिम्यूल, प्रांकुर और मूलांकुर होता है। इसके अलावा हम बात करें भ्रूण का जो बीजपत्र होता है वो प्रायः आरक्षित आहार या रिजर्व फूड उसके अंदर होता है, जिसके कारण वह फूली हुई और स्थूल दिखाई देती है। किसी भी बीजपत्र के बारे में हम बात करते हैं तो वो फूला हुआ इसलिए दिखाई देता है कि हो सकता है कि उसके अंदर एक निश्चित रूप से उसके अंदर रिजर्व फूड होता है, जो कि उसको अंकुरण के समय ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। तो यहाँ ये बीजपत्र के साथ में यहाँ पर ये मूलांकुर और ये प्रांकुर, मूलांकुर और प्रांकुर और बीजपत्र, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये एम्ब्रियो जो होता है ये 2 लेयर टेगमम और टेस्टा के द्वारा घिरा हुआ होता है। सामान्यतः हम द्विबीजपत्री बीज के बारे में बात करें तो इस प्रकार हम यह एक द्विबीजपत्री बीज को देखें तो उसमें ये कोटालीडॉन और कोटालीडॉन्स को कवर करने वाली संरचना, जिसको हम सीड कोट के नाम से जानते हैं, इसमें हो सकता है थोड़ी मात्रा में एंडोस्पर्म यहाँ पर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि हुआ तो उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे, यदि नहीं हुआ तो उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बीजपत्र
जो कि सीड कोट के द्वारा घिरे हुए होंगे। इसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में, हालांकि एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलेडॉन्स को भी सम्मिलित कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसका प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल जो कि आगे चलकर प्ररोह तंत्र का निर्माण करेगा, वहीं पर रेडिकल जो है वो आगे चलकर जड़ तंत्र का निर्माण करेगा। इसी तरीके से हम जब एक बीजपत्री बीज को देखते हैं तो इसमें एकमात्र बीजपत्र होता है जिसको हम स्केट्युलम के नाम से जानते हैं। इस स्केट्युलम के अलावा यहाँ पर कोलियोप्टाइल और प्लूम्यूल प्रांकुर जो होता है, यह इसके प्ररोह तंत्र का भाग होता है जो आगे चल के प्ररोह तंत्र में विकसित होगा। वहीं अन्य जो संरचनाएं हैं, रेडिकल और कोलियोराइजा, यह इसके जड़ तंत्र का भाग है जो आगे चलकर जड़ तंत्र में विकसित होगा। इसी प्रकार एक बीजपत्री पौधों में सामान्यतः भ्रूण कोश पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा भाग यहाँ पर होता है। पूरे बीज को देखें तो लगभग आधे से ज़्यादा भाग भ्रूणपोष का होगा। वहीं पर आधा भाग, जो आधे से भी कम भाग जो होगा वो भ्रूण का होगा, जिसमें हम मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार ये पूरा बीज जो है ये एक संरचना पेरिकार्प के द्वारा घिरा रहता है। सामान्यतः भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीजों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, गैर एल्ब्यूमिनस बीज और एल्ब्यूमिनस बीज। ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान यदि भ्रूण द्वारा पूर्ण रूप से भ्रूण कोश को उपयोग कर लिया जाता है तो अब उस बीज में भ्रूण कोश उपस्थित नहीं रहता है, अतः इसे गैर एल्ब्यूमिनस बीज के नाम से जाना जाता है। मटर और मूंगफली के जो बीज है वो इसके उदाहरण हैं। वहीं इस प्रकार के बीज जिनमें विकसित विकासशील भ्रूण के द्वारा भ्रूण कोश को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस विकसित बीज में भ्रूण कोश का कुछ अमाउंट, उसकी कुछ मात्रा बच जाती है। अतः ऐसे बीज को हम एल्ब्यूमिनस बीज के नाम से जानते हैं। गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड ये आदि एल्ब्यूमिनस बीजों के उदाहरण हैं। इसके अलावा जब बीज विकसित होता है तो उस दौरान न्यूसेलस, कभी कभी बीज में न्यूसेलस का कुछ भाग भी बच जाता है, बीजांडकाय का कुछ भाग भी शेष रह जाता है। इस अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को परिभ्रूण या पेरीस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अगर ये किसी बीज में है तो उसको हम परिपूर्ण कोश बीज कहेंगे, और यदि नहीं है तो उसको हम अपरिपूर्ण कोश बीज या नॉन पेरीस्पर्मस सीड के नाम से जानेंगे। बीजांड या अध्यावरण, बीजांड या जिसको हम अंडाशय कहें का जो अध्यावरण होता है वो बीज के ऊपर एक सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे से छिद्र के रूप में रह जाता है। तो यहाँ पर जब बीज के ऊपर जो अध्यावरण के द्वारा टेगमम और टेस्टा की लेयर बनती है तो यह सख्त लेयर होती है, लेकिन एक स्थान जिसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं वहाँ पर यह अध्यावरण नहीं होता है और यह एक छोटे से छिद्र के रूप में उपस्थित रहता है। जब बीज को अंकुरित होना होता है उस दौरान बीज जल और ऑक्सीजन को इसी स्थान से ग्रहण करता है और
अंकुरण की प्रक्रिया में इस जल और ऑक्सीजन के द्वारा अपने श्वसन प्रक्रिया को प्रचालित करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है और अंकुरित होता है। इसके अलावा हम बात करें बीज प्रसुप्ति की, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्यतः उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ जाती है। तो जब बीज परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है उसके अंदर जो जल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है और जल की मात्रा कम होने से वहाँ पर जो उपापचयी क्रियाएं हैं बीज के अंदर वो धीरे धीरे मंद हो जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब लगभग रुक सी जाती है। तो जब ये उपापचयी क्रियाएं मंद या रुक सी या धीमी पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति का बीज की ऐसी स्थिति प्रसुप्ता अवस्था कहलाती है, जिसमें वह अंकुरण करने के योग्य नहीं होता है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है। भ्रूण जो होता है, जो बीज के अंदर जो भ्रूण होता है वो निष्क्रियता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, जब अंकुरण के दौरान जब अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, पर्याप्त नमी होती है, पर्याप्त आर्द्रता होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से जब बीज को मिलती है, उपयुक्त तापमान होता है, तो बीज जो होता है वह अपने इस माइक्रोपाइलर एंड से, बीजांड द्वार से वह ऑक्सीजन और जल को अपने अंदर ले लेता है और उसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करके, श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके अंकुरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इस तरीके से जो बीजांड होता है वो बीज के रूप में परिवर्धित हो जाता है। वहीं अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता रहता है। अंडाशय जो होता है वो फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित हो जाती है। यदि कोई फल अंडाशय की दीवार से विकसित हुआ है, अर्थात पेरिकार्प से विकसित हुआ है, तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। ये जो आम का फल है यह एक सत्य फल है, क्योंकि इसका विकास अंडाशय की दीवार से हुआ है। जो अंडाशय की जो दीवार होती है पेरिकार्प, वो बाद में चलकर अलग अलग फलों में अलग अलग प्रकार से एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में विकसित हो जाती है। 3 परतें यहाँ पर इसकी बन जाती हैं। बाह्य परत को हम एपिकार्प, मध्य परत को मीजोकार्प और अंतः परत को एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। यह अलग अलग सत्य फलों में अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। जैसे कि आम के इस फल में जो एपिकार्प है वह फ्लैशी है, मासल है। वहीं मीजोकार्प जो है वो जूसी है, रसयुक्त है। वहीं जो एंडोकार्प होती है वो काफ़ी कठोर, कड़क, स्टोनी या पथरीली होती है। तो अलग अलग फलों में ये एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प भी अलग अलग अवस्थाओं में आपको दिखाई देंगे। वहीं कुछ फल जो होते हैं वो मिथ्या फल होते हैं, अर्थात असत्य फल होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वो फल अंडाशय की दीवार से या पेरिकार्प से विकसित नहीं होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे स्ट्रॉबेरी, रस भरी जिसको हम कहें, अखरोट आदि में फल की संरचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या फल या आभासी फल कहते हैं। यहाँ जो आप एप्पल देख रहे हैं, जो सेब का फल देख रहे हैं, तो ये सेब का फल जो है सामान्य रूप से एक मिथ्या फल है, क्योंकि इसका निर्माण, ये जो फल है ये पुष्पासन से विकसित हुआ है, जबकि अंडाशय यहाँ बीच में है। तो जो खाने योग्य भाग इसका जो होता है, जो फल जिसको हम कहते हैं, वह एक असत्य फल है और वो पुष्पासन से विकसित हुआ है। ठीक उसी प्रकार रस भरी में भी
फल का जो विकास हुआ है वह अंडाशय से नहीं हुआ है, अर्थात यह भी एक असत्य फल है। अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये ऐसे फल हैं जो कि बिना निषेचन के विकसित हुए हैं, अर्थात ऐसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उनको हम अनिषेक जनित फल कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, क्योंकि जब तक निषेचन नहीं होता है जो पेरिकार्प अंडाशय भित्ति होती है वह फल में परिवर्तित नहीं होती है। परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित हो जाता है, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहेंगे। उदाहरण केले का जो फल है वो इसका एक उदाहरण है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है, कृत्रिम रूप से इसको किया जाता है, लेकिन ये नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। ये एक नेचुरली एक सामान्य रूप से अनिषेक जनित फल है, लेकिन यदि हमें अनिषेक जनित फल बनाने हैं तो हम कई प्रकार के वृद्धि हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स का उपयोग करके हम कृत्रिम अनिषेक जनित फल का निर्माण भी कर सकते हैं। असंग जनन के बारे में हम बात करेंगे। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम होते हैं, क्योंकि बीज जो होते हैं वो भी द्विनिषेचन के पश्चात ही बीज का निर्माण होता है, लेकिन कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घास में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन का नाम दिया गया है। बिना निषेचन के ही बीज का विकास होना, इस प्रकार के बीजों को हम एपोमिटिक सीड या असंग जनित बीज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के असंग जनित अलिंगीय प्रजनन है। इस प्रकार अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से अलैंगिक जनन है, क्योंकि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, और अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो तो उसे हम अलैंगिक प्रक्रिया ही कहेंगे। जो लैंगिक प्रजनन का अनुहरण करता है, यानी कि ये लैंगिक प्रजनन की मिमिक्री करता है, मिमिक है ये, क्योंकि यहाँ पर युग्मक तो बनते हैं, जो मादा युग्मक होता है वह द्विगुणित होता है और वो बिना निषेचन में भाग लिए ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और वो भ्रूण बीज में परिवर्तित हो जाता है। असंजन्य बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को लें तो कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिकाओं का निर्माण, जो अंड कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित ही होती है, तो निषेचन की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं, अर्थात वो एक जायगोट या युग्मक की तरह बिहेव करके जो है समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण कर सकती हैं और बाद में वह बहुकोशिकीय भ्रूण एक बीज में परिवर्तित हो सकता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही इसमें अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार का भ्रूण या जो बीज होता है उसको हम एपोमिटिक या असंगजनित बीज के नाम से जानते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पैतृक के लक्षण होते हैं, दूसरे पैतृक के लक्षण यहाँ पर नहीं होते हैं, अर्थात इसमें इस प्रकार के बीज में साल दर साल किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं आने का कोई खतरा नहीं होता है और किसी भी बीज की शुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अर्थात असंजनन चाहे एक एबनॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन इसके अपने महत्व है। बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्म को उगाया जाता है किसानों के द्वारा। बहुत सारी संकर फसलों का उपयोग किया जाता है। संकर किस्म में की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। हाइब्रिड वैरायटीज़ के उपयोग करने से हमारा प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया है।
संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया पैदा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ये बीज सामान्य अवस्था में प्रजनन करते हैं तो ऐसी अवस्थाओं में इनमें विभिन्नताएं आ जाती हैं और विभिन्नताओं के कारण जो संकर प्रजाति होती है वह अब धीरे धीरे उसमें उसके गुणों में परिवर्तन आने लगता है और 2-3 पीढ़ी के बाद में उसमें कई सारे परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे उसके गुण जो जब हमने प्रथम बार संकर किस्म बोई थी अब वो गुण नहीं रहेंगे, अब उन गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया हो तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत हो जाती है और वह संकर बीज विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाता है, उसकी शुद्धता को यथावत नहीं रख पाता है। यदि यह संकर बीज, अब यहाँ पर जो समस्या है कि संकर बीज की जो शुद्धता है उसको जो वो पौधा है वो नियंत्रित नहीं कर पाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उन शुद्ध गुणों को, अपने उन अच्छे गुणों को वो खोता रहता है और उसमें विभिन्नताएं आती रहती है, जो कि लैंगिक प्रजनन का एक महत्वपूर्ण गुण है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और यहाँ पर विभिन्नता उत्पन्न होने के कारण जो है वो हमारा संकर बीज लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अच्छे गुणों को खो देता है। तो ऐसी स्थिति में यदि यह संकर बीज असंग जनन से तैयार किए जाएं, एपोमेटिक सीड तैयार कर लिए जाएं, तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होगी, तब पृथक्करण नहीं होगा और वो संकर प्रजाति जो हैं उसके बाद वो संकर प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अच्छे गुणों को नहीं खोएगी, अपने अच्छे गुणों को लगातार बनाए रखेगी और उसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो असंग जनन का एक बहुत बड़ा महत्व है जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। अब हम बात करते हैं बहुभ्रूणिता के बारे में। प्रायः कई अवसरों पर जैसा कि आपने देखे होंगे बहुत सारे नींबू वंश, सिट्रस तथा आम की किस्मों में भ्रूणपोष कुटी के आसपास की कुछ बीजांडकायी कोशिकाएं विभाजित होने लगती है और भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं और एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को हम बहुभ्रूणिता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बीजांड है उसके आसपास जो न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं कई बार वो, और कई बार जो एंटीपोडल कोशिकाएं होती है ये भी एक अंडाणु की तरह व्यवहार करती है और निषेचित होकर एक भ्रूण का निर्माण कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक भ्रूण कोश के अंदर कई सारे भ्रूण दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणिता कहते हैं। यह बहुभ्रूणिता सिट्रस कुल के पौधों में और आम कुल के पौधों में एनाकार्डियेसी फैमिली और साइट्रेसी फैमिली में बड़े आम उदाहरण हैं। तो आज के इस अंक में, इस कक्षा में इतना ही। इसी तरीके से हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।